गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। उदासीन वक्र विश्लेषण के आधार पर एक उपभोक्ता संतुलन में कब होगा, इस प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज चर्चा का विषय है उदासीनता वक्र विश्लेषण के आधार पर एक उपभोक्ता का संतुलन। चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटी सी विनती है कि पूरा वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के संबंध में आपका क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, प्लीज़ आप अपने अवलोकन से मुझे अवश्य अवगत कराएंगे। और इसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या फिर हम मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो कि इस वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण के आधार पर एक उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से जब आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की व्याख्या करेंगे तो आपको दो तीन कंसेप्ट पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। पहला कि उदासीनता वक्र क्या है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। दूसरा कि व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, उदासीनता मानचित्र क्या है। और बजट रेखा क्या है, व्हाट इज ए बजट लाइन। बजट रेखा पर तो दो वीडियो है, एक बजट रेखा क्या है और फिर दूसरा कि बजट रेखा में परिवर्तन कब होता है। दूसरा है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं क्या हैं, उदासीनता वक्र क्या है। इन सभी टॉपिक पर हमने वीडियोस बना रखे हैं और उन सारे वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं। तो हम यहां पर एक छोटा सा ब्रशअप कर लेते हैं कि उदासीनता वक्र क्या है। तो आप जानते हैं कि उदासीनता वक्र दो वस्तु के वैसे संयोग को व्यक्त करता है जहां पर एक उपभोक्ता उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब है कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि, सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो एक उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। इसका मतलब ये होता है कि उदासीनता वक्र पर अगर एक व्यक्ति एक बिंदु से दूसरे बिंदु को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है तो वहाँ पर एक वस्तु की मात्रा में वो वृद्धि करता है तो दूसरे वस्तु की मात्रा में वो कमी करता है। और जब विभिन्न बहुत सारे उदासीन वक्र का एक समूह दिया हुआ रहे तो सारे समूह को हम लोग उदासीनता मानचित्र कहते हैं। और उदासीनता मानचित्र में जो भी उदासीन वक्र ज़्यादा ऊंचाई पे होगा उपभोक्ता को वहाँ पर संतुष्टि भी अधिक मिलेगी। तो उपभोक्ता क्या चाहता है, तो उपभोक्ता ये चाहता है कि दो वस्तु के उपभोग से उससे अधिक संतुष्टि मिले। अधिक से अधिक संतुष्टि मिलने का मतलब क्या है कि वो हायर एंड हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाने का प्रयास करता है। एक उदासीनता मानचित्र में वो ऊंचे से ऊंचे उदासीन वक्र पर पहुंचने का प्रयास करता है, उसका उद्देश्य होता है। लेकिन क्या हम बाजार जाते हैं और बाजार में जितनी भी वस्तुएं, क्या हम सभी अधिक से अधिक मात्रा को खरीद सकते हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार गए और दो वस्तु का आपको उपभोग करना है, एक रसगुल्ला है और एक गुलाब जामुन है। तो दुकान में जितनी वस्तुएं हैं, एक बाजार में रसगुल्ले और गुलाब जामुन की जितनी वस्तुएं हैं, क्या उन सभी मात्रा को आप खरीद सकते हैं क्या, नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक रिस्ट्रिक्शन होता है, कहीं न कहीं एक बाधा उत्पन्न होती है और वह बाधा वह आपकी आय है और दोनों वस्तुओं की कीमतें। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक समस्या उत्पन्न होती है। तो ये आय और वस्तुओं की कीमतें हैं जो आपका उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक वस्तु की मात्रा को खरीद पाएं। वहाँ पर ये थोड़ा सा ब्रेक लगाने का एक काम करते हैं दोनों
कौन? एक आपकी आय और दूसरे वस्तुओं की कीमतें। तो इन दोनों की स्थिति में आप एक उपभोक्ता, मतलब आपका एक व्यवहार होता है, वह व्यवहार ऐसा होता है कि आप उन्हीं संयोग को खरीदते हैं, दो वस्तु के वैसे संयोग को खरीदते हैं, कॉम्बिनेशन को खरीदते हैं जहां पर आपकी संपूर्ण आय समाप्त होती है या फिर उस आय में से कुछ न कुछ पार्ट बच जाए। लेकिन हम लोगों ने यह मानकर चला है कि एक उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को दो वस्तुओं के खरीदारी में समाप्त कर देता है। तो कहने का मतलब है, तो इस प्रकार से बहुत सारे बंडल्स मिलते हैं जहां पर एक उपभोक्ता की संपूर्ण आय समाप्त होती है। और वैसे सारे बंडल को जब हम एक ग्राफ में बनाते हैं तो एक बजट रेखा होती है, बजट लाइन होता है, प्राप्त होता है। ये हम लोगों ने एक अपने पिछले वीडियो में देखा है, जिसका लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक उपभोक्ता हमेशा अपने बजट लाइन पर ही मूवमेंट करेगा, बजट लाइन के ही किसी न किसी एक बिंदु को खरीदने का प्रयास करेगा। बजट लाइन से दाहिनी तरफ वो नहीं खरीद पाएगा और बजट लाइन से बाईं की तरफ को वह खरीद सकता है, बट नहीं खरीदेगा। इसलिए नहीं खरीदेगा कि उसकी आय बच जाएगी और उस आय से वो फिर वो दो वस्तु की अधिक मात्रा को आप खरीद सकता था, तो उसकी संतुष्टि स्तर कम होगी। तो यहां पर एक स्थिति है, चाह रहा है कि हम अधिक से अधिक उदासीनता, ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंचे, और दूसरी तरफ वो गमन सिर्फ और सिर्फ चल सकता है अपने एक बजट रेखा पर ही, बजट रेखा के ऊपर से नीचे हुई वो अपना गमन कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रेड ऑफ कहां होगा, किस जगह पे वो रुकेगा, और जिस जगह पे वो रुका वही उसके संतुलन, उसी वह बिंदु ही उसका संतुलन का बिंदु होगा। तो इस चीज को देखने के लिए हमें एक ग्राफ की आवश्यकता होगी, और देखते हैं हम लोग एक ग्राफ में कि पूरी संकल्पना को हम एक ग्राफ के माध्यम से कैसे समझने का प्रयास। आइए हम लोग एक ग्राफ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ में OX एक्स अक्ष पर वस्तु X को रखा गया है और वस्तु Y को Y अक्ष पर रखा गया है। यहाँ पर कर्व मिल रहे दर्शाए गए हैं IC1, IC2, IC3, IC4 और IC5। तो इन IC1 से लेकर IC5 के बीच का जो उदासीन वक्र है, इस उदासीन वक्र का एक समूह दिया हुआ है जिसे हम लोग उदासीनता मानचित्र कहते हैं। उदासीनता मानचित्र, ठीक ना। अब यहां पर है कि एक उपभोक्ता क्या चाह रहा है, एक उपभोक्ता चाह रहा है कि वो ऊंचे से ऊंचे उदासीन मानचित्र पर पहुंचे। मतलब IC1 पर नहीं रहना चाहेगा, वो जब भी रहना चाहेगा तो IC5 पर ही रहेगा। लेकिन उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें उसे IC5 पर जाने से रोकती हैं। तो रोकती हैं तो इसका मतलब है कि वो AB जो कॉन्स्ट्रेंट दिया हुआ है, जो बजट लाइन है, वो AB के ही किसी न किसी बिंदु को वो सिलेक्ट करेगा, किसी न किसी एक बिंदु को ही वो खरीद पाएगा। तो उसके पास उपलब्ध संयोग कौन कौन से हैं? एक उपलब्ध संयोग है A, एक उपलब्ध संयोग है G, एक है F, एक है E, एक है D, एक है C और एक है B। अब इसमें से देखना ये होगा कि इन सारे उपलब्ध संयोगों में से वो किस संयोग को खरीदता है, किस संयोग को प्राप्त करता है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि A और B को वो सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिंदु A पर सिर्फ वस्तु Y की मात्रा है और बिंदु B पर सिर्फ वस्तु X की मात्रा है। और हमने ये पढ़ा है मान्यता में कि एक उपभोक्ता हमेशा दो वस्तु का उपभोग करता है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि बिंदु A और बिंदु B किसी भी उदासीन रेखा पर स्थित नहीं। तो अब तो A को हमने रूल्ड आउट कर दिया, मतलब A और B दोनों गायब हो गए। अब बचा G, F, E, D और C। तो आप देख रहे हैं
कि बिंदु G और बिंदु C IC1 पर है, बिंदु G और बिंदु C IC1 पर हैं और बिंदु F और बिंदु D IC2 पर है, तो वह उपभोक्ता G और C को भी नहीं सिलेक्ट करेगा, G को भी नहीं करेगा और C को भी नहीं करेगा। क्यों भैया? कि इसलिए कि G और C जो है वो F और D की तुलना में कम संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। अब देखिए, अब उसके पास उपलब्ध हो गया F, E और D। तो F, E और D में भी आप देख रहे हैं कि F और D IC2 पर है, E IC3 पर है, E IC3 पर है, तो E IC3 पर है। फिर जो है सो E जो है F और D की तुलना में ज्यादा संतुष्टि दे रहा है, तो इसका मतलब F को भी नहीं लेगा, D को भी नहीं लेगा, तो वह लेगा किसको? E को लेगा। तो E जो होगा वह संतुलन बिंदु होगा। तो E जब संतुलन बिंदु है तो E पर आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एक उदासीन वक्र IC3 है जो बजट रेखा AB को स्पर्श करता है। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से दो शर्तें आती हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तभी होगा जब बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करे, बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करे। तो स्पर्श करने का मतलब यह है कि इस बिंदु पर उदासीन वक्र की ढाल और बजट रेखा की ढाल दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो पहला शर्त है स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कंडीशन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या था हमारा? P1 बाई P2 और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम लोग MRS कहते थे। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ द गुड्स। मतलब वस्तु x और y के बीच में प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होती है वह वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। पहला उपभोक्ता संतुलन की ये पहली शर्त है, पहला कंडीशन है। अब दूसरा आप देख रहे हैं कि IC3 संतुलन बिंदु पर मूल बिंदु की ओर उत्तल है, कॉन्वेक्स है। तो दूसरा है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, स्पर्श बिंदु पर उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्वेक्स होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि MRS जो है वो गिरती हुई होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इस वीडियो को समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ हुई होगी या फिर कठिनाई आई होगी तो उस कठिनाई को आप हमारे कमेंट बॉक्स पर या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप अवश्य अपनी समस्या को रखें। आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा इस वीडियो से संबंधित। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।